जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस, जिसमें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस का PYQ सीरीज दोस्तों देख रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, तो भारत के भूगोल पर। भारत का भूगोल का दोस्तों पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें लगभग 130-40 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। आज भी हम लोग 100 प्लस दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। एक पार्ट दोस्तों उसका और लाएंगे ताकि जो बचा कुछ क्वेश्चन है दोस्तों उसका और कंप्लीट हम कर दें। उसके बाद कोई और सब्जेक्ट दोस्तों हम उठाएंगे। जैसा कि बताएं कि 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने के समय के अनुसार दोस्तों आपके सारे सिलेबस को हम कंप्लीट करने का पूर्ण प्रयास में लगे हुए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो PYQ सीरीज करेंगे। बाकी जो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों इसका हम जो जीएस का निचोड़ है दोस्तों भारत का भूगोल, उसका भी दोस्तों देख लीजिएगा। वो 3 पार्ट में है, वहाँ से क्विक तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो दोस्तों सभी के लिए क्या है, लाभदायक है। वो तीव्र गति से दोस्तों मैंने पढ़ाया है और सभी फैक्ट को दोस्तों बताया है, तो वहाँ पर जाकर के अपना रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम अपना आज का क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पिछले दोस्तों हम लोग क्लास में 341 तक देखे थे। आज बात करेंगे 342 से। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो गन्ना के फसल देखे होंगे दोस्तों। उसका क्या होता है, किसान तना को काटता है। तना को इसीलिए काटता है कि फिर से क्या हो, गन्ना दोस्तों पुनः तरीके से फिर से दोस्तों उसको उग सके, मतलब कि फिर से वो दोस्तों उसका उत्पादन हो सके। तो तने की कटाई किसमें प्रयोग आता है, तो ये गन्ना में आता है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं कि रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है। तो रबी की फसल हमारे भारत में दोस्तों 3 तरह के फसली आपको मौसम देखने के लिए मिलेंगे। एक जायद की फसल होता है, एक खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल होता है। अगर आपके दिमाग में नहीं रहता है कि रबी फसल कौन है, रबी फसल की बुआई कब होती है, तो याद रखिएगा जो ठंड के महीने में फसल जो होता है दोस्तों वही रबी फसल होता है। ठंड के महीने में जो भी आप साग सब्जी खाते हैं, जैसे गेहूँ, तो पता है गेहूँ पर ठंड के समय में ही होता है। मटर आप खाते होंगे, सरसों का साग खाते होंगे, ये चना हो गया दोस्तों, ये सब क्या है आपका, तो ठंड के समय होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सब क्या रबी फसल है। तो रबी फसल की जो बुआई होती है दोस्तों क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है, और मार्च अप्रैल में दोस्तों क्या होता है, इसकी कटाई होती है। तो मार्च अप्रैल दिया नहीं, लेकिन मार्च दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी आपका जो खरीफ फसल है उसमें आपका आता है दलहन आता है आपका, उसमें आपका चावल आता है, धान आता है, ये सब दोस्तों आपका क्या है, तो आपका खरीफ फसल है। आगे हम लोग बात करें तो ये जो आपका खरीफ फसल है उसकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है, और ये आपका अक्टूबर नवंबर में उसको कटाई हो जाती है। ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं। चलते हैं हम आगे है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य की बात करेगा तो असम हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का दोस्तों एक राज्य असम, वहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर प्रांत की बात कर ले, कोई क्षेत्र की बात करें, तो दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। राज्य की बात करेगा तो असम आ जाएगा। कोई अगर क्षेत्र विशेष की बात करेगा तो दार्जिलिंग सबसे अव्वल में आता है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना, जो पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है कि वे किसान जिनके पास जो, मतलब छोटे किसान आप किसको कहेंगे, तो छोटे किसान दोस्तों जो जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर क्या होती है, ज़मीन होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, छोटे किसान का दोस्तों दर्जा देते हैं। ये भी याद रखिएगा, 1 से 2 हेक्टेयर की जिनके पास ज़मीन है वो क्या है, छोटे किसान है दोस्तों। तो आगे आते हैं हम लोग, आगे चलिए इसमें कुछ पॉइंट है तो भी बता देते हैं, ताकि आपसे छोटे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। जैसे 1 से 2 आपका जिनके पास हेक्टेयर हो क्या है दोस्तों, देश के छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद है कि वे जिनके पास 1 हेक्टेयर से ही कम जमीन होती है उन्हें सीमांत किसान कहते हैं। मतलब कि 1 हेक्टेयर से भी क्या है, कम है। 1 से 2 है तो छोटे हो गए, लेकिन उनसे भी कम है दोस्तों क्या, सीमांत किसान, मतलब कि वो भी क्या है, छोटे से भी दोस्तों उनका नीचे आंकड़ा है। इस तरह करीब 5 एकड़ जमीन के मालिक को दोस्तों लघु किसान की श्रेणी में रखा जाता है, और बृहद किसानी की श्रेणी को श्रेणी में उन्हें शामिल किया जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से जमीन क्या ज़्यादा है दोस्तों। उनके लिए जमीन की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है, किसके लिए, तो बृहत्तम के, लघु के लिए है, लेकिन जिनके पास क्या होता है 5 एकड़ से जमीन दोस्तों हो। आगे आते हैं, कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी फसल इसमें से कौन नहीं है, तो दोस्तों चावल आपका रबी फसल नहीं है। बाकी आपका सरसों, गेहूं और ये सब जो ठंड के समय में होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, याद बस रखना है, ताकि आपको और नहीं देगा छाटने के लिए। वहाँ पर आपको लिखना नहीं है, आपको अपना 10th 12th के एग्जाम की तरह लिखना नहीं है कि रबी फसल क्या है, बस आपको छाटना है, वो याद रखिएगा। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो है दोस्तों पंजाब। पंजाब में जो अधिकतम जो सिंचाई चलता है, मतलब कि वहाँ पर खेतों की, वो दोस्तों नहर से होता है, याद रखिएगा।
अगर हम ये बात करें तालाबों से बात करें तो तालाब दोस्तों ज़्यादातर आपको दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का इलाका है, वहाँ पर तालाब से दोस्तों सिंचाई होती है। और हमारे जो बिहार, उत्तर प्रदेश का इलाका देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा धुआं नलकूप से होता है। किससे होता है? तो नलकूप, जिसको ट्यूबवेल भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल का इस्तेमाल आपका उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होती है, तो बता दिए कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। ट्यूबवेल मतलब हो गया दोस्तों नलकूप। क्या होता है? नलकूप। नलकूप से देखिए यहाँ पर देखने के लिए दे दिया आपको कि सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूप से आपका उत्तर प्रदेश में होता है। उसके अलावा आपका असम, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में सिंचाई नहरों से की जाती है दोस्तों। जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, ये सब जो राज्य हैं वहाँ पर, तमिलनाडु हो गया, यहाँ सब तालाबों से दोस्तों क्या होती है? सिंचाई होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। मेघालय की गारो पहाड़ी में निम्न से किस फसल के लिए फसल उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये संतरा के लिए जानी जाती है। याद रखिएगा कि मेघालय में दोस्तों क्या होता है, जो गारो पहाड़ी है जहाँ पर गारो जनजाति निवास करती है दोस्तों, वहाँ पर जो संतरा उत्पादन के लिए फेमस है। बाकी मेघालय की 3 पहाड़ी याद रखिए, गारो, खासी, जयंतिया। और मेघालय में सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या होता है? वर्षा होता है। कहाँ पर? तो मानसीरम, ये भी आपको याद रखना है। बाकी रबड़ बोलेगा तो रबड़ दोस्तों हमारे भारत में सबसे ज़्यादा केरल में होता है। केसर आपका जम्मू कश्मीर में होता है। और सेब आपका हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों इसका उत्पादन, ये भी आपको याद रखना। आगे आते हैं कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल किस घरेलू पशु से संबंधित है? ये दोस्तों गाय से है। गाय का नेमारी, साहिवाल, जर्दी, ये सब दोस्तों जो है गाय का क्या है दोस्तों? एक घरेलू, जो हम लोग का घरेलू क्या है? पशु का नस्ल है। नस्ल अलग अलग होता है, देखते होंगे। तो ये क्या है? ये जो आपका रेड सिंधी देख रहे हो क्या गाय है? जैसे यहाँ देखिए निमारी जो भी है, ये भी क्या है आपका? तो ये भी दोस्तों गाय का ही क्या है? आपका नस्ल है। देखिए गाय का यहाँ पर प्रमुख नस्ल अलग अलग राज्यों में पाया जाता है। देखिए गिर हो गया आपका, कांकरेज हो गया, थार पारकर हो गया, साहिवाल हो गया, खिल्लारी हो गया, बरगुर हो गया, ये सब क्या है? तो दोस्तों अलग अलग राज्यों में दोस्तों जो गाय का क्या है प्रजाति है दोस्तों, उसका नाम है। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। पुंगनूर एक नस्ल है दोस्तों, ये भी क्या है? तो ये भी आपका गाय का ही नस्ल है। ये जो भी पढ़े हम लोग क्या है, तो सभी का गाय का नस्ल है, उसको थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। आगे है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रदेश में प्रचलित है? ये कृषि का काटो और जलाओ मतलब वही झूम खेती है। झूम खेती के बारे में बताए हैं कि जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी क्या है? खेती पर ही तो निर्भर रहते हैं। तो खेती कैसे करते हैं? तो जंगल के कुछ एरिया का दोस्तों क्या करते हैं, वहाँ के जंगल को साफ करके उसको जलाते हैं, उसके बाद दोस्तों वहाँ कृषि कार्य करते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो उत्तर पूर्व मतलब जो हमारा भारत है दोस्तों, वहाँ देखने के लिए मिलता है। बाकी बताए थे कि झूम खेती को हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पश्चिमी घाट हो गया आपका, वहाँ पर कुमारी नाम से जानते हैं। झारखंड हो गया, वहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कुरुआ। और आपका जो मध्य प्रदेश में बेबर बोलते हैं। इस तरह से याद रखना है आपको। आगे आते वो हम आपको क्वेश्चन कराए भी है, जैसे प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है। झूम खेती का अन्य नाम, विश्व स्तर पर भी है झूम खेती को अलग अलग नामों से जानते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। भारत में चाय का उत्पादन में प्रथम स्थान हम बता दिए कि असम का है। आगे है कौन सही नहीं है, मतलब मिलाया हुआ है, कौन सही नहीं है? तो गेहूँ रबी फसल है, बिल्कुल सही है। चना खरीफ फसल है, बिल्कुल नहीं। चना क्या है? रबी फसल है, क्योंकि चना पर ठंड के समय में होता है, याद रखिएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी चावल खरीफ फसल है आपका, और जौ भी क्या है? आपका रबी फसल है, याद रखना है ये भी। आगे आते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पर दे दिया कौन खरीफ फसल है, कौन आपका रबी फसल। रबी फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया, जायद फसल होता है, ये ध्यान देने वाली बात है आपका। तो जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है वो रबी फसल हो गई। जैसे गेहूँ हो गया, चना, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, राई हो गया, अलसी हो गया, ये सब क्या है आपका दोस्तों? ये सब आपका रबी फसल है। रबी फसल में देखिएगा जो 2 शब्द का रहेगा ना, वो क्या होगा दोस्तों? आपका रबी फसल होगा, क्योंकि रबी में कितने शब्द है? 2 शब्द है। तो जितने भी इसके फसल होगा उसमें अधिकतम आपको 2 शब्द देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपका सरसों है, तो सरसों में थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, सरसों आप कब खाते हैं? सरसों का साग। खरीफ फसल जो होता है दोस्तों, इसमें जो क्या होता है? जून जुलाई में बोया जाता है, और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, ये भी ध्यान देना है। जैसे धान से आपका चावल निकलता है। गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन दोस्तों, ये सब क्या है? तो ये सब खरीफ फसल है, जिसमें खरीफ फसल में क्या? 3 से अधिक जो भी शब्द का आपका फसल रहेगा दोस्तों क्या होगा? खरीफ फसल होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 100% ये काम करेगा, लेकिन इससे थोड़ा बहुत सहायता आपको मिल सकता है। भारत में रबड़ का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो बता दिए थे केरल। जम्मू कश्मीर में क्या होता है आपका केसर होता है, याद रखिएगा ये भी। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो आकाश में जो सबसे चमकदार तारा दोस्तों उसको बोलते हैं सेरस बोलते हैं। यहाँ पर सरेस लिखा है, सेरस नाम इसका। इसी को बोलते हैं डॉग स्टार, ये भी याद रखिएगा। डॉग स्टार हम लोग इसी को दोस्तों कहा जाता है। आगे आते हैं कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख
फसल निम्नलिखित में से कौन है? शुष्क खेती मतलब दोस्तों जहाँ पर क्या होती है, पानी की थोड़ा सा कमी होती है, तो ये बाजरा, आप राजस्थान वाला जो इलाका देख रहे हैं पश्चिम उत्तर भारत का दोस्तों, वहाँ पर आपका ज्वार बाजरा मतलब जो मोटे अनाज होते हैं वहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम लोग श्री अन्न भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, श्री अन्न हम लोग मोटे अनाज को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है, मतलब कि कौन खाद्य फसल नहीं है दोस्तों? तो आपका चाय है खाद्य फसल नहीं, इसको हम लोग रोपण फसल बोलेंगे या इसको हम लोग नगदी फसल बोलेंगे दोस्तों। बाकी चावल गेहूं मकई जो है दोस्तों आपका खाद्य फसल है। ये दोस्तों इसकी जो फसल होती है दोस्तों ये क्या होती है, बेचने के उद्देश्य से दोस्तों की जाती है और नगद प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसको नगदी फसल या रोपण फसल दोस्तों कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा धन प्राप्ति के लिए। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं दोस्तों शीतोष्ण जलवायु की फसल है। कहाँ की है? तो ये शीतोष्ण मतलब इसको ज़्यादा तापमान चाहिए, ज़्यादा वर्षा चाहिए दोस्तों, कम वर्षा और कम तापमान में उस पर क्या होता है, गेहूं आपका हो जाता है। बाकी बता दिए थे ये आपका अक्टूबर नवंबर बोला जाता है और मार्च अप्रैल से इसकी कटाई हो जाती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ये रबी फसल है। कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है और चावल में किसका? तो पश्चिम बंगाल का। ये गेहूं चावल दोनों याद रखिएगा, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है। आगे है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है? झूम खेती के लिए बता दिए तो पूर्वोत्तर भारत। झूम खेती शब्द आ गया या जला काटो जलाओ दोस्तों, ये सब कहाँ है? तो पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों ये सब होता है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। इनमें से कौन सी राज्य में चलेगा तो राज्य में टिक कीजिएगा असम को। निम्नलिखित में कौन सी फसल तेल के बीज के उत्पादन नहीं करते, मतलब किससे आप तेल प्राप्त नहीं कर सकते? तो दोस्तों पीजन पी से तेल प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी आप तिल का तेल का नाम सुने होंगे, अलसी का तेल का नाम सुने होंगे, सूरजमुखी का तेल का नाम सुने होंगे, पीजन पी दोस्तों इसका तेल नहीं होता है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये आपका इससे हम तेल उत्पादन नहीं करते हैं। लाल चना देखोगे चना के तरह दोस्तों होता है आपका, तो इससे हम तेल निकाल नहीं सकते हैं। आगे हमारा है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। खरीफ फसल का मौसम कौन होता है? तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। बोले हैं आपको कि जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? इसकी कटाई होती है। तो दोस्तों ये आपका खरीफ फसल हो गया, जैसे धान आपका हो गया, मक्का हो गया, ये सब ध्यान देने वाली बात है। आगे है हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्य में सीढ़ीदार मतलब फसल कहाँ होता है दोस्तों? सीढ़ीदार कृषि होता है आपका जहाँ पर पर्वत होता है, मतलब कि जो पहाड़ी इलाका होता है वहीं पर आपको सीढ़ीदार कृषि मतलब बनाकर दोस्तों क्या होती है, इसकी खेती की जाती है फसल की। तो यहाँ पर कहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है दोस्तों सीढ़ी? तो यहाँ पर उत्तराखंड में आपको दिखता है पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में दिखता है, पश्चिम बंगाल में दिखता है, लेकिन बिहार के मैदान में दोस्तों कहाँ से करेंगे लोग सीढ़ीदार कृषि? बिहार के मैदान में नहीं करेंगे सीढ़ीदार। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, यहाँ पर नहीं होता है। आगे आते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में आयंतक दिन होता है। ये आयंतक दिन अगर आप बात कर लें तो आयंतक दिन का मतलब समझिए आया कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? तो ये 22 दिसंबर को होता है, याद रखिएगा। वही मान लीजिए कि आयंतक दिन हो गया उसका। तो दक्षिणी गोलार्ध तो हम बता दिए थे कि दो तरह गोलार्ध मतलब कि ये ग्लोब की बात करें, यहाँ से भी आपका विषुवत रेखा गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश, इसको दो भागों में बांटता है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर दो बातें याद रखनी है आपको, सबसे बड़ा सबसे छोटा, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा सबसे छोटा अलग अलग दिन होता है। ये नहीं कि आपका जो दिन यहाँ पर 22 दिसंबर, जैसे 22 दिसंबर क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन है, तो यहाँ पर 22 दिसंबर क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा, याद रखिएगा। 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। तो सबसे छोटा दिन कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होगा। वहीं आपको पता है कि 21 जून क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून दोस्तों कहाँ होता है? तो ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और यहीं 21 जून क्या होता है? ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसको दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे पृथ्वी पर दोस्तों ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह किसको कहेंगे पृथ्वी का? तो एकमात्र उपग्रह प्राकृतिक चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा दोस्तों, जिसका हम पृथ्वी से 57% भाग को दोस्तों देख सकते हैं, पूरा चंद्रमा को हम नहीं देख पाते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है कितने समय में दोस्तों चक्कर लगा लेती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है, मतलब इसी को हम लोग 24 घंटा दोस्तों बोलते हैं। ऐसे एक्यूरेट देखा जाए तो ये 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड दोस्तों एक चक्कर अपनी धुरी पर दोस्तों अपने घर में लगा लेती है। कौन? तो पृथ्वी। अब आते हैं आगे हमारा है आगे, हाँ यहाँ हम लोग आते हैं अब भारत में खनिज संसाधन। इसका दोस्तों हम लास्ट जो जीएस का निचोड़ बताए थे वो खनिज संसाधन परिवहन और उद्योग के बारे में बताए थे। तो कोडरमा का नाम सुनेंगे जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ये कोडरमा दोस्तों कहाँ है? तो अभ्रक ये झारखंड का दोस्तों एक आपका जिला है कोडरमा, याद रखिएगा, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछता है ये। मयूरभंज के बारे में बताया था जहाँ पर लौ अयस्क उत्पादन होता है इसका, मतलब लौ अयस्क क्या है दोस्तों यहाँ पर उत्पादित होता है। ये कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में। कौन? मयूरभंज, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कोडरमा के बारे में बता दिए। यहाँ पर क्या मिलता है आपका? तो अभ्रक मिलता है। क्या मिलता है? अभ्रक। वहीं आते हैं आगे कि निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो आपको बताया था कभी कंफ्यूज मत होइएगा, दो तरह का नाम, एक तेलंगाना में सिंगरैनी और मध्य प्रदेश में सिंगरौली। ये सिंगरैनी और सिंगरौली में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगरौली दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी जो है आपका तेलंगाना में है। दोनों क्या कोयला उत्पादन क्षेत्र ही है।
तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे उत्तम कोयला आपका एंथ्रासाइट और सबसे निम्न कोयला होता है कौन आपका पीट होता है दोस्तों। हमारे भारत में सामान्यतः कौन कोयला पाया जाता है तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट बोलेगा तमिलनाडु में मिलता है दोस्तों। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य कहाँ है दोस्तों। तो तांबे का सबसे तीसरा जो उत्पादन बोले तो झारखंड में होता है। सबसे ज़्यादा बोलेगा दोस्तों तो आपका राजस्थान में होता है। पहले ये कब का है तो ये हाँ ये अभी मतलब कि बात किया जाए पहला दूसरा तो पहले 2021 से पहले की बात करें तो राजस्थान में खेतरी था दोस्तों जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता था। लेकिन ये मध्य प्रदेश भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो नए आंकड़ा है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश याद रखिएगा। पहला आपका होगा मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा में हो जाएगा आपका झारखंड दोस्तों। ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। बाकी विश्व स्तर पर बोलेगा तो दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों चिली जो है, चिली जिसकी राजधानी सेंटियागो है, वहाँ पर तांबा उत्पादन में दोस्तों प्रसिद्ध है। मतलब कि पहला स्थान है विश्व में दोस्तों। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ये कोरापुट दोस्तों उड़ीसा में है और दूसरी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बॉक्साइट जिसे क्या निकालते हैं हम लोग एल्युमिनियम। ये बॉक्साइट क्या है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है जहाँ से हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त होते हैं बॉक्साइट से। ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में। तो कोरबा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कोरबा कहाँ से पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि जवाड़ की खान है किस है। जवाड़ की खान दोस्तों आपका राजस्थान में कहाँ है राजस्थान में। जस्ता के लिए सीसा जस्ता के बारे में बताए थे कि दोनों क्या जुड़वा खनिज है दोस्तों और दोनों एक ही जगह पर मिलता है। तांबा बोलेगा तो वह खेतड़ी में, ये भी राजस्थान में है। तांबा खेतड़ी राजस्थान। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का दोस्तों उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कोयला के बोले तो झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका झारखंड। ये भी ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा कोयला प्रश्नकाल के अनुसार आपका झारखंड ही था। इस समय याद रखिएगा। कौन सा कोयला मिलता है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किस सेल से। तो ये गोंडवाना सेल का नाम याद रखिएगा गोंडवाना सेल। तो कोयला दोस्तों ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। आगे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है। किस घाटी में कोई कोयला नहीं होता है। तो आपका जो सतलज घाटी यहाँ पर कोयला दोस्तों नहीं होता है। बाकी आपका दामोदर घाटी सोन घाटी है वर्धा घाटी है यहाँ पर दोस्तों कोयला का उत्पादन होता है। लेकिन जो सतलज घाटी है जो सतलज नदी के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर कोयला दोस्तों देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है दोस्तों। तो माइका मतलब अभ्रक। अभ्रक का दोस्तों सबसे बड़ा ये उत्पादक भी है और निर्यातक मतलब कि निर्यात करने वाला दूसरे देश में भेजने का भी दोस्तों ये काम करता है। ये माइका दोस्तों अभ्रक को ही हम लोग बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन वाला राज्य है दोस्तों। उड़ीसा। उड़ीसा क्या है सबसे ज़्यादा दोस्तों। मयूरभंज के बारे में बता दिए। और भी वहाँ पर आपको जो जिले हैं उड़ीसा के दोस्तों वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या तो लोहा उत्पादन में कोयला में राजस्थान हो गया झारखंड हो गया और लोहा में दोस्तों आपका उड़ीसा हो गया। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो ये नाम से ही आपको पकड़ लेना है। तो ये दोस्तों आपका मणिपुर में कहाँ पर है तो मणिपुर याद रखिएगा। ये नामचिक नामफुक। आगे आते हैं हम लोग। अच्छा ये नामचिक है तो ये अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। एक आपका और है मणिपुर का जो इलाका है जो पूर्वोत्तर भारत का वहाँ पर मेरे दिमाग से निकल गया। इसी तरह का नाम है दोस्तों याद रखिएगा। ऐसे इनका याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। आते हैं आगे कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का सबसे ज़्यादा होता है। तो केरल का दोस्तों जो बालुई इलाका है जो तटीय इलाका है केरल वहाँ पर जो बालू होता है बालू में सबसे ज़्यादा तो थोरियम मिलता है। तो ये दोस्तों केरल है। इसके अंदर क्या हो जाएगा केरल सबसे बड़ा इलाका है मतलब कि थोरियम का विशाल उसमें भंडार देखा गया है। याद रखिएगा। ये कुलगाड़ी क्या है दोस्तों ये डैश के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों कुलगाड़ी आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है कुलगाड़ी। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो देख रहे हैं आप देश वहाँ पर दोस्तों ये आपको देखने के लिए मिलता है। आगे आते हैं हम लोग कि मयूरभंज के बारे में बता दिए। उड़ीसा में दोस्तों क्या है लोहा का उत्पादन यहाँ से दोस्तों होता है मयूरभंज से। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में कोयले के भंडार का उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। सबसे अमीर राज्य कौन है दोस्तों तो झारखंड के बारे में बता दिए। झारखंड में आपका सिंहभूम हो गया झरिया हो गया हजारीबाग हो गया दोस्तों। यहाँ से क्या होता है कोयला का उत्पादन होता है दोस्तों। लोहा में उड़ीसा कोयला में आपका झारखंड। भारत में स्वर्ण का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों तो बता दिए कोलार गोल्ड फील्ड KGF के बारे में याद रखिएगा। तो KGF मतलब कि कोलार गोल्ड फील्ड बोलते हैं। ये कहाँ है तो ये दोस्तों ये कर्नाटक में है। ये कोलार का खान कहाँ है दोस्तों ये कर्नाटक में है। ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो ये दोस्तों लिग्नाइट जो है आपका निम्न स्तर का कोयला इसी को हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको भूरा कोयला। उत्तम कोटि का बोलेगा तो एंथ्रासाइट हो गया। जो आपका सामान्य या मध्यम स्तर का बोलेगा तो बिटुमिनस को बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में वही मिलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत में मैग्नीज को उत्पादन में करने वाला जो भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मैग्नीज का होता है तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक बालाघाट जगह दोस्तों जहाँ पर मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य भारत में
उत्पादन करने के लिए। बालाघाट जरूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक इसमें दोस्तों धातु का गुण नहीं होता है। धातु का गुण किसमें नहीं होता है? तो जो मैग्नीज देख रहे हैं ये दोस्तों क्या है आपका, इसमें धातु नहीं पाए जाते हैं। बाकी निकेल, टीन और कोबाल्ट दोस्तों इसमें क्या होते हैं आपके धातु के अंश पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा। धात्विक अधात्विक खनिज और वगैरह छाटने के लिए देता है। बेलाडीला का नाम सुने होंगे, ये भी क्या लौ अयस्क के उत्पादन यहाँ पर होता है। और ये बेलाडीला कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा वहाँ पर एक जगह है, वहीं पर दोस्तों बेलाडीला की पहाड़ी है, वहीं से क्या होता है दोस्तों इसका उत्पादन होता है, याद रखिएगा। दंतेवाड़ा जिला है छत्तीसगढ़ का, वहीं पर दोस्तों यहाँ देखिए दिया है। एक ये नक्सल प्रभावित जिला है, भी याद रखिएगा, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको नक्सली देखने के लिए भी मिलेंगे। बालाघाट के बारे में बता दिए थे। मध्य प्रदेश में क्या मैग्नीज के उत्पादन के लिए तो ये प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है आपको। आगे हम लोग आते हैं। आगे है भारत में प्रमुख औद्योगिक केंद्र के बारे में बात करते हैं। तो 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? ये दोस्तों कलकत्ता में स्थापित हुई थी 1855 में। तो जूट सबसे ज़्यादा हमारे भारत में तो कलकत्ता में ही होता है। हमारे बिहार भी कलकत्ता से दोस्तों जो पूरा सटा हुआ है पूर्वोत्तर बिहार की बात करें तो कटिहार, पूर्णिया, ये किशनगंज दोस्तों यहाँ पर आपको जूट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर भारत में बोलेंगे कि जब हमारा भारत दोस्तों स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के साथ ही दोस्तों क्या हुआ था, हमारे भारत का दोस्तों विभाजन हो गया था। तो अधिकांश जो दोस्तों इलाका था ये जूट उत्पादन का दोस्तों वो कहाँ चल गया था दोस्तों? बांग्लादेश में चल गया था। जिससे दोस्तों ये जूट उत्पादन का जो हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इसे प्रभाव पड़ा था, ये याद रखिएगा। अभी बोला कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों? तो आपका होता है ये बांग्लादेश में, लेकिन भारत में बोले तो पश्चिम बंगाल में सब क्या है ये अव्वल है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा ना, देने वाली बात है। विश्वेश्वरैया लौ इस्पात उद्योग या लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में दोस्तों, कहाँ पर ये? कर्नाटक राज्य में, इसको भद्रावती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भद्रावती नदी किनारे है दोस्तों, इसलिए इसको भद्रावती लौ इस्पात उद्योग भी दोस्तों कहते हैं, कर्नाटक में है, याद रखिए विश्वेश्वरैया। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है? भेल दोस्तों आपका ये भेल कहाँ स्थित है? भेल दोस्तों ये भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में दोस्तों क्या है ये, इसका आपको जो क्या बोलते हैं जो कारखाना दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों भेल का। आगे हम लोग आते हैं कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये रांची में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, मतलब इसका संस्थान दोस्तों आपको रांची में देखने के लिए मिलेगा। भारत में तेल की पहली परिष्करण स्थापित हुई थी, तो बता दिए थे असम का डिगबोई में दोस्तों पहली क्या हुई थी? स्थापित हुई। बाद में धीरे धीरे आपको अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिलता है, जैसे बरौनी हमारे बिहार में दोस्तों तेल परिष्करण का, मतलब कि तेल का दोस्तों यहाँ उत्पादन नहीं होता, यहाँ रिफाइनरी होता है। बाकी अब डिगबोई में दोस्तों तेल का उत्पादन भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि मुंबई हाई क्या है? तो ये मुंबई हाई दोस्तों पेट्रोलियम है। क्या है? यहाँ से हम लोग पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, याद रखिएगा। मुंबई हाई में दोस्तों आपका लगा हुआ है क्या? सागर सम्राट, जो अरब सागर का दोस्तों जो समुद्र वहाँ से तेल निकालने का दोस्तों काम करता है। ONGC की स्थापना अगर बोल देगा तो 1956 में। कभी कभी प्रश्न देखने के लिए आपको यहाँ नहीं SSC में मिलता है, बिहार पुलिस में तो नहीं दिया है कभी। कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो सिंदरी। सिंदरी में दोस्तों आपका इस्पात प्लांट है, मतलब ये लौह इस्पात की बात करें। बाकी भिलाई हो गया, पारादीप उड़ीसा वाला हो गया, विशाखापट्टनम, यहाँ पर आपको इस्पात उद्योग देखने के लिए मिलेगा। सिंदरी में दोस्तों आपको यहाँ पर उर्वरक का जो उद्योग है दोस्तों कारखाना वो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका इस्पात उद्योग नहीं है। मध्य प्रदेश में नेपानगर जो है दोस्तों क्या है? तो ये आपका न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री से, मतलब कि जो कागज उद्योग बोलते हैं दोस्तों, नेपानगर आपका मध्य प्रदेश में फेमस है कागज उद्योग के लिए, भी ध्यान दीजिएगा। आगे कि भारत में प्रथम उर्वरक जो स्थापित हुआ था कारखाना वो आपका सिंदरी में स्थापित हुआ था, झारखंड में दोस्तों जो आपका पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं। आगे हैं आपको क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। रेलवे, मोटर वाहन, पोत वाहन, साइकिल का निर्माण। तो रेलवे का जो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ, मतलब रेलवे का जो भी पार्ट पूजा मतलब बनने का काम करता है वो कहाँ करता है, मतलब कहाँ होता है? तो दोस्तों ये आपका होता है, ये जो भिलाई देख रहे हैं, भिलाई कहाँ? तो भिलाई दोस्तों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में वहाँ दोस्तों आपका रेलवे का कुछ उपकरण का निर्माण होता है। वहीं बात कर ले आपका मोटर वाहन, तो मोटर वाहन ये जबलपुर दोस्तों जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पर होता है। पोत निर्माण की बात करें तो पोत निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? कोची में होता है, जो तटीय क्षेत्र है केरल का, वहाँ पर होता है। और साइकिल निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो ये लुधियाना में। इसका कुछ अवस्थिति कहाँ है? तो ये लुधियाना में देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा इसको। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल दोस्तों आपका उर्वरक के लिए जाता है। भाखड़ा नांगल का नाम सुने होंगे डैम का, तो वहीं दोस्तों आपका क्या है, ये नांगल भी इकाई है जो क्या है आपका ये उर्वरक जो होता है फर्टिलाइजर दोस्तों, वहाँ पर एक उद्योग बना हुआ इसका, तो इसकी भी याद रखना है आपको। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है दोस्तों, ये असम में है। नूनमती वही जो डिगबोई के बारे में बता दिए, तो ये भी क्या है? नूनमती। नून कहीं कहीं नून माटी भी लिखता है,
तो दोस्तों ये असम राज्य में दोस्तों स्थापित, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन उद्योग का संबंध मेल नहीं खाता, मतलब कौन है जो उद्योग का मतलब राज्य से मेल नहीं खाता। जैसे तमिलनाडु में आपका सलेम, दुर्गापुर में उड़ीसा, भिलाई में पश्चिम बंगाल, राउरकेला में छत्तीसगढ़। तो ये तमिलनाडु में आपका सलेम सही है, दुर्गापुर उड़ीसा में नहीं। दुर्गापुर कहाँ दोस्तों? दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ये क्या है? यही आपका गलत है। क्या है? सुमिलित नहीं है। क्या बोला आपसे? सुमिलित है। अरे रुकिए एक मिनट दोस्त। अच्छा, यही आपका सुमिलित है। ये आपका ये भी गलती है। दुर्गापुर क्या है दोस्तों? आपका उड़ीसा पश्चिम बंगाल में हो गया, भिलाई छत्तीसगढ़ में हो गया, और राउरकेला कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। मतलब ये तीनों गलती है। ये तीनों क्या गलती है? ये सिर्फ सही कौन है आपका? सलेम सही है। मतलब कि तमिलनाडु में दोस्तों सलेम जो है लौह इस्पात उद्योग, वो आपका सही है। ये याद रखिएगा। कहाँ हो गया भाई? हाँ, ये आपका मिल गया। ऑप्शन हमारा ए सही है। भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो किस उद्योग को? तो लौह इस्पात जो उद्योग होते हैं दोस्तों, इस्पात उद्योग, उसको दोस्तों क्या होता है? कोकिंग कोयला मतलब आवश्यक होता है इस्पात बनाने के लिए। लोहा, ये आपका लौह उद्योग में ये ध्यान, जैसे दुर्गापुर हो गया आपका, भिलाई हो गया, वहाँ पर आपको ये आवश्यक होता है। आगे हम लोग आते हैं। आपसे पूछा है कि कौन सुमिलित नहीं है, इसमें सुमिलित नहीं है तो पूछ रहा है। तो गार्डन रीच शिप लिमिटेड दोस्तों कलकत्ता में, ये बिल्कुल सही है। गोवा शिपयार्ड, ये गोवा, वास्को डी गामा का संबंध, पुर्तगालियों का संबंध याद रखिएगा, कहाँ? गोवा से ही था। मझगांव डॉक लिमिटेड दोस्तों ये आपका सही नहीं है। ये जो मझगांव दोस्तों आपका है, ये गलती दिया हुआ, ये आपका महाराष्ट्र मुंबई में दोस्तों है। बाकी हिंदुस्तान लिमिटेड शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों विशाखापट्टनम, आपका ये सही है। आगे हम लोग आते हैं। आगे हमारा है कि भारत के प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो ये दोस्तों जो महाराष्ट्र में दोस्तों एक जगह है, वहाँ पर परभनी है दोस्तों। वहाँ पर क्या है? तो सौर संचालित टेक्सटाइल मिल की दोस्तों स्थापित, मतलब कि सौर ऊर्जा से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? ये मिल चलने वाला, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि राउरकेला लौह इस्पात एवं लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है, वो राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में। राउरकेला, दुर्गापुर और आपका भिलाई, तीनों याद रखिएगा। तीनों का तीनों स्थापित कब हुआ था? ये द्वितीय पंचवर्षीय युद्ध में स्थापित हुआ था दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय युद्ध 56 से लेकर 61 के बीच में था। इसी के बीच में दोस्तों यह स्थापित हुआ था अलग अलग देशों की सहायता से। ये भी हम बता चुके हैं आपको। तो कभी कभी राज्य पूछ देगा, कभी कभी पूछ देगा ये किस पंचवर्षीय में स्थापित हुआ था, किसकी सहायता से हुआ था। बोकारो आपका तीसरी पंचवर्षीय में हुआ, तो झारखंड में। यह भी ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। आगे आते हैं हम लोग। आगे है अब परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। ये डेट याद रखिएगा। होमीगिर जय भाभा जो थे दोस्तों, ये भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के पिता माने जाते हैं। मतलब इन्हीं के सहयोग से दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मुंबई के निकट बम्बई भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा का दोस्तों कार्यशील हुआ। वहीं पर तारापुर जो बनता है आपका परमाणु विद्युत गृह 1969 में दोस्तों महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह है, या परमाणु ऊर्जा केंद्र आप बोल सकते हैं उसको। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ दोस्तों? ये भी आपका महाराष्ट्र में। लोनावाला जगह का नाम सुने होंगे, लोग जाते हैं, एक पर्यटन, ये एक टूरिस्ट प्लेस है आपका लोनावाला। तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। भारत का ये आपका वहाँ पर जल विद्युत केंद्र भी है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये दोस्तों आपका तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में दोस्तों स्थापित हुआ था। आगे हम लोग आते हैं। बाकी और भी पूछेगा तो रावत भाटा राजस्थान में, जैसे रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, नरोदा उत्तर प्रदेश, आपका काकड़ापाड़ा गुजरात। ये कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र जहाँ से मतलब बिजली उत्पादित होता है। ये सब यहाँ पर परमाणु बम नहीं बनता है यहाँ पर। परमाणु ऊर्जा मतलब कि बिजली का उत्पादन दोस्तों यहाँ पर होता है। तारापुर केंद्र क्या है? तो दोस्तों ये आपका ये आणविक शक्ति केंद्र क्या है? आणविक शक्ति केंद्र, इसको भी याद रखिएगा। आणविक शक्ति केंद्र मतलब कि वहाँ पर बिजली का उत्पादन दोस्तों होता है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र का कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। तरंग आधारित ऊर्जा मतलब जो समुद्र में तरंग चलता है दोस्तों, तो उससे भी क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम में ये प्रथम इसका संयंत्र स्थापित किया गया था। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ये डिम्बी जो लोअर है हाइड्रो मतलब कि दोस्तों जल से जो ऊर्जा बना रहा है उसको बोलते हैं। तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई है। आगे हम लोग आते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? मतलब कौन सही मिला हुआ है पूछ रहा है। कोरबा उत्तर प्रदेश में, कोरबा आपका तो पता है छत्तीसगढ़ में, तो ये गलती है। रामन कुंडम दोस्तों ये तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अभी तेलंगाना जब अलग हुआ था तो तेलंगाना वाले भाग में चला गया। तालचर आपका उड़ीसा में, ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये भी गलती है। ये जो आपका कावस जो है, कावस डाबर यहाँ पर एक उद्योग है, ये आपका गुजरात में, ये आपका सही है दोस्तों।
आते हैं, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग करते हैं? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों यूरेनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उसका दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में दोस्तों यूरेनियम जादूगोड़ा की खान है कहाँ पर? झारखंड में दोस्तों, वहाँ पर मिलता है। उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पर उत्पादन दोस्तों इसका होता है, जादूगोड़ा याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कौन है? तो कुंडलकुनम। ये दोस्तों कुंडलकुनम तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में दो आपका देखने के लिए मिलेगा, एक आपको कलपक्कम और एक दोस्तों कुंडलकुनम। बाकी रावत बटा राजस्थान हो गया, कलपक्कम तमिलनाडु हो गया, तारापुर आपका महाराष्ट्र हो गया। ये याद रखिएगा, पहला आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर ही था। तारापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आणविक शक्ति के लिए। क्या है? आणविक शक्ति के लिए, वही परमाणु ऊर्जा के लिए दोस्तों। बाकी ये सब बता दिए, ये सब प्रमुख है, सब कभी कभी मैच करने देगा या कभी कभी सिंगल में पूछ देता है। अब आते हैं परिवहन के बारे में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? तो अभी दोस्तों उसका उद्घाटन हुआ था पिछले, मतलब इसी महीने हुआ था। जो हमारी सरकार वर्तमान के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया था? उद्घाटन किया था दोस्तों चिनाब पुल के बारे में। चिनाब पुल जो बना है दोस्तों जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर डलहौजी के काल में दोस्तों चली थी। डलहौजी के काल में चली थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। बाकी ये याद रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है आपका, जो पुल जो बना चेनाब पुल दोस्तों, ये 359 मीटर ऊंचाई है। इसका उद्घाटन हाल ही मतलब 2025 में हुआ है, लेकिन आपको 2022 में ही पूछ दिया क्वेश्चन, लेकिन 2025 में उद्घाटन हुआ, तो जाहिर सी बात है आपसे प्रश्न बन सकता है। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? मतलब ये चार धाम बोलेगा दोस्तों, चार धाम कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों? चार धाम आपका उत्तराखंड में। चार धाम बोला, चार धाम कौन कौन है? तो यमुनोत्री, गंगोत्री का नाम सुनो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसको क्या कहते हैं? चार धाम कहते हैं। चार धाम का पूछ, चार धाम में कौन कौन आते हैं? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं लोग? चार धाम है दोस्तों, जो आपका उत्तराखंड में ये निर्माणाधीन है अभी। भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों कलकत्ता में जो है वहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा भूमिगत रेलवे। ये देखिए, कलकत्ता कभी आइएगा तो वहाँ देखिएगा रेलवे स्टेशन पे आपको, मतलब अंडरग्राउंड चलता है रेलवे यहाँ पर। आते हैं हम लोग आगे। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? राजेंद्र सेतु दोस्तों गंगा नदी पर है। किस नदी पर? तो ये गंगा नदी पर है, जो आपका इसको मोकामा पुल के नाम से भी जानते हैं। राजेंद्र सेतु या मोकामा पुल गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार में लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, जो रेल सह सड़क पुल है, जो उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार को जोड़ने का दोस्तों काम करता है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है? आपको मैप में हम बताया था कि उत्तरी दक्षिणी गलियारा है, उत्तरी दक्षिणी या और पूर्वी पश्चिमी याद रखिएगा। तो उत्तर दक्षिण, उत्तर मतलब कहाँ है? ये आपका श्रीनगर से लेकर के कहाँ पर? तो कन्याकुमारी, ये हो गया उत्तर दक्षिण। वहीं बोलेगा पूरब पश्चिम, तो पूरब पश्चिम दोस्तों आपका पूरब में सिलचर से लेकर पोरबंदर तक। सिलचर यहाँ मतलब पड़ता है आपका असम का इलाका में, और आपका असम पोरबंदर मतलब गुजरात में दोस्तों ये पड़ता है। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दोनों गलियारा याद रखिएगा, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछता है। तो इसका हमारा आंसर उत्तर दक्षिण बोला है, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी हमारा हो जाएगा। आगे आते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपको पता है कि हमारे बिहार के हाजीपुर में दोस्तों। बाकी आपको बताएं है कि हमारे बिहार में 18 रेलवे जोन है। कितने? 18 रेलवे जोन, 18 का 18 याद रखिएगा। ये उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तो याद रहेगा आपको, मध्य भी याद रहेगा। मध्य भी क्या है आपका? ये मुंबई है, और पूर्व मध्य याद रहेगा। तो इस तरह से नक्शा बना करके याद रखिएगा। इसे हम बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, आप उस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसको हम अच्छे से समझा दिए हैं। अगर पढ़ना होगा तो ये दोस्तों ये भी याद रखिएगा, मैप बना करके पढ़ लीजिएगा, मतलब इस तरह का बना दीजिएगा और याद रखिएगा। इस तरह से आपको 18 का 18 जोन याद हो जाएगा दोस्तों। बाकी रेलवे बोर्ड बोलेगा कब स्थापित हुआ था? तो ये दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय स्थापित हुआ था। आगे आते हैं कि बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो जीटी रोड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सड़क परिवहन संबंधित है, जिसका निर्माण दोस्तों आपको करवाया था किसने? शेरशाह सूरी द्वारा ये निर्माण किया गया था दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? महाराष्ट्र। के बाद आपको उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिलेगा दूसरा स्थान पे। पहला स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरा स्थान पे उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की थी? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर नाम है, यहाँ पर गलत लिखा है पेनिनसुलर रेलवे कंपनी जो था। ये क्या किया था? तो पहला जो हमारे भारत में चला था 1853 में डलहौजी एक काल दोस्तों, इसी ने बनाया था वो रेलवे को दोस्तों, यही शुरुआत किया था, याद रखिएगा। आगे आते हैं कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। अगर महाराष्ट्र देता तो हो जाता हमारा महाराष्ट्र। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर चेंज भी करना पड़ता है आपको, जो रटे हैं वही जरूरी नहीं है कि वही आपका आंसर हो।
आगे आते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 निम्न से किन नगरों को जोड़ता है, तो ये दोस्तों दिल्ली मुंबई को जोड़ने का काम करता है। ऐसे बता देते, सबसे लंबा राष्ट्रीय मतलब नेशनल हाईवे, सबसे छोटा याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो सबसे लंबा अगर पूछ देगा NH कौन है, तो NH44 याद रखिएगा, जिसको पहले हम लोग NH7 बोलते थे। NH44 जो सबसे लंबा है दोस्तों, ये आपका श्रीनगर से लेकर के जो कन्याकुमारी वहाँ तक जाता है, लगभग आपका 3700-3800 किलोमीटर दोस्तों क्या है, लंबा है। सबसे छोटा बोलेगा दोस्तों तो आपका केरल में है, लगभग 6 किलोमीटर है दोस्तों आपका वो, जिसको हम लोग NH47A बोलते हैं। NH47A इसी को दोस्तों कहीं कहीं आपको 966 भी लिखा रहेगा, NH 966 भी इसी का नाम है, ये भी ध्यान दीजिए। जैसे आपका NH44 जिसका पहला नाम था NH7, अब उसका हो गया NH44। ये भी याद रखिए, सबसे लंबा सबसे छोटा। बाकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद रखिएगा, चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। बाकी उत्तर पूर्वी गलियारा के बारे में हम बता दिए। अब आते हैं आगे, बम्बई से थाने के बीच जो चला था रेलगाड़ी दोस्तों, वो कब चला था, तो 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में चला था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो ये दोस्तों पेराम्बुल में है। कहाँ है आपका, पेराम्बुल तमिलनाडु में दोस्तों है। तमिलनाडु जो वहाँ पर उसका राजधानी है चेन्नई, वहीं पर दोस्तों आपको ये पेराम्बुल है, जो ये रेलवे कोच फैक्ट्री है। यहाँ पर दोस्तों रेलवे का जो कोच होता है, डब्बा दोस्तों ये बनता है। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितनी है, तो ये दोस्तों आपका बहुत पुराना है, ये जो डाटा है बहुत पुराना है, ये 7000 बहुत ज़्यादा हो गया है, ये आपका गलत है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया था, ड्राइविंग लाइसेंस तो जिला जो परिवहन पदाधिकारी होते हैं राज्य में, जिला में दोस्तों वही क्या करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को दोस्तों क्या करते हैं, मान्यता देने का काम करते हैं दोस्तों, वही जारी करते हैं, याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, और कुछ इसमें बताना था नहीं, और इसमें कुछ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है आपका। आगे की कार के लिए मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु दोस्तों 18 वर्ष। 18 वर्ष रहेगा तभी दोस्तों आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या अपना ये ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों। आगे की परिवहन गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का न्यूनतम आयु क्या है, तो 20 वर्ष। परिवहन के लिए जब दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों न्यूनतम आपके पास 20 वर्ष का होना चाहिए। ये सब दोस्तों जो मोटर वाहन अधिनियम है 1988, इसमें दोस्तों सारी बातें बताई गई है। उसी के अनुसार दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता है, भारत में जो परिवहन विभाग दोस्तों काम करता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि 50 सीसी बाइक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 16 वर्ष। जो कम ये सीसी मतलब कि कम है, तो इसके अनुसार दोस्तों क्या है आपका ना उम्र भी दोस्तों क्या कम किया गया। तो बताएं कि जैसा कि 1988 का जो मोटर वाहन अधिनियम है, सब इसी के द्वारा सब चीज़ काम चलता है, ये ध्यान रखिएगा भारत में। आगे है कि कंडक्टर लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों ये जिला परिवहन कार्यालय द्वारा दोस्तों ये जारी किया जाता है। आगे हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, ये हमारा तो हो गया, रुकिए 1 मिनट, कहाँ था लास्ट हमारा, ये हो गया, यहाँ से है कि मोटर निर्धारित उम्र क्या है, मोटर गाड़ी की निर्धारित उम्र सीमा क्या है, तो इसके लिए दोस्तों 15 वर्ष है। आगे हम लोग आते हैं कि मोटर गाड़ी के अंतर्गत यह नहीं आता है, कौन मोटर गाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये रिक्शा दोस्तों आपका मोटर गाड़ी के अंतर्गत नहीं आता। बाकी कैब, ट्रेलर जो है आपका मोपैड है दोस्तों, ये आपका मोटर गाड़ी के अंतर्गत आता है, रिक्शा आपके मोटर गाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। मोटर गाड़ी नियमावली किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा दोस्तों क्या होती है, बनाई गई है। ये सिर्फ केंद्र के द्वारा नहीं बनाई गई, 1988 में राज्य का भी सहयोग रहा है। आगे है कि मोटर गाड़ी से संबंधित निबंधन अधिकारी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कौन होता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन निबंधन अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, तो ये जिला परिवहन अधिकारी जो होते हैं वही होते हैं निबंधन अधिकारी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे है कि मोटर गाड़ी के निबंधन अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ दायर कर सकते हैं, तो जो जिला दंडाधिकारी होते हैं, जिला में जो दंडाधिकारी होते हैं उसके यहाँ पे कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं दोस्तों। अगर मोटर संबंधित गाड़ी संबंधित कोई भी निबंधन अस्वीकृति कर देते हैं, जिला मोटर परिवहन अधिकारी हैं वो। आगे हम लोग कहा है कि मोटर गाड़ी का निबंधन किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये तो लगता है मिट गया है, अच्छा रुकिए देखते हैं, इधर दिया होगा, हाँ यहीं पर है, तो यहीं पर जो है जो कौन कर सकते हैं, तो ये अधिनियम 1988 के द्वारा धारा जो 53 है, अनुच्छेद 53 मतलब किसका ये मोटर वाहन अधिनियम के बारे में बता रहे हैं कि किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण का निलंबन किसी अवरोध के बिना कम से कम 6 माह की अवधि तक जारी रह सकता है। वहाँ ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारित के भीतर यान उस समय तक जब रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया गया था, यदि वह पूर्ण
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है तो रजिस्टर को रद्द कर सकता है, और वह मूल प्राधिकारी नहीं है तो रजिस्टर प्रमाण उस प्राधिकारी को भेजेगा उसे रद्द, मतलब कि जो दोस्तों क्या है इसके लिए योग्य है वही क्या कर सकता है, आपका रद्द कर सकता है, जो नहीं है दोस्तों वो आपका रद्द कर नहीं सकता है, याद रखिएगा। मोटर गाड़ी का वजन किस पर निर्भर करता है, तो जो पहिए द्वारा जमीन पर प्रेषित वजन पर दोस्तों क्या करता है, ये दोस्तों आपका मोटर गाड़ी का वजन जो होता है उस पर निर्भर करता है। मोटर गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकतम उम्र क्या है, तो ये 50 वर्ष है। 50 वर्ष क्या अधिकतम है, न्यूनतम जो वर्ष दोस्तों अलग अलग है। 1988 का जो मोटर वाहन अधिनियम उसके द्वारा, बाकी जो नियमावली है उसके द्वारा, बाकी अधिकतम उम्र दोस्तों 50 वर्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब बताएं 1988 का जो अधिनियम उसके द्वारा है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है दोस्तों ये 6 माह की होती है। एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है लर्निंग के सीखने के लिए, इसकी जो होती है वैधता वो 6 माह के लिए होती है। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस होता है रद्द करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा। तो ये दोस्तों बताएं जो आपका जो 1988 का अधिनियम है उसके में दोस्तों अलग अलग बातों के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई है। बाकी आपका थाना प्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक दोस्तों ये सब रद्द करने के पास इनके पास पावर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम धारा 19 के अनुसार ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है। गाड़ी चलाते वक्त निम्न दस्तावेज की मूल प्रति होना चाहिए आपके पास। लाइसेंस होना चाहिए, धारा 3 के अनुसार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिटनेस, परमिट, बीमा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ये सब आपका नहीं बोलता क्लियर होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो जो भी है वो उस पर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है दोस्तों, उसको अधिकार है। आगे है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के हेतु जांच प्राधिकारी कौन होता है, तो ये सभी होते हैं जो जांच करने का काम करते हैं। जो पुलिस निरीक्षक होते हैं वो भी कर सकते हैं, मोटर यान निरीक्षक होते हैं, सार्जेंट मेजर होते हैं, ये दोस्तों सभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो जांच प्राधिकारी है वो कर सकते हैं। मोटर गाड़ी का रोड टैक्स कर जो होता है जिसके द्वारा दे होता है, मतलब किसके द्वारा दे होता है, तो निलंबित मालिक, जो निबंधित मालिक होता है, जिसको मतलब कि जिनके ऊपर जो रजिस्ट्री है गाड़ी जिनके ऊपर रजिस्ट्री, वही क्या करते हैं दोस्तों, वो रोड टैक्स होते हैं वो देते हैं दोस्तों। मोटर गाड़ी निबंधन की वैधता का क्षेत्रीय सीमा क्या है, तो ये दोस्तों संपूर्ण भारत में होता है। जो निबंधन की जो रजिस्ट्री की वैधता होती है क्या होती है दोस्तों, संपूर्ण भारत में होता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस जगह कराएं तो बस वहीं पर होगा, लेकिन उसके एक नियम होता है कि एक रिन्यू कराने की परंपरा दोस्तों, वो आपको ये भी याद रखना है कि अब आपको रिन्यू कराना है। किस राज्य का निबंधन चिन्ह दूसरे राज्य में किस अवधि तक वैध रहता है, तो दोस्तों ये आपका 1 वर्ष तक वैध रहता है। कोई भी राज्य में, मान लीजिए बिहार में कोई चीज़ आप रजिस्ट्री कराएं, तो आप यहाँ पर बिहार से आप पश्चिम बंगाल ले आएँ तो 1 वर्ष तक दोस्तों आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके अनुसार आपको राज्य के अनुसार क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्री चेंज करवाना पड़ेगा। आगे आते हैं कि मोटर गाड़ी के मालिकाना हक के हस्तांतरण में जिम्मेवारी किसकी होती है, निर्माता की, हस्तांतरण करने वाले की, जिसके हस्तांतरित की गई हो, या हस्तांतरण करता जिसको हस्तांतरित की गई, दोनों की। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो आप देखते हो कि पुराने गाड़ी आप खरीदते हैं, पुराना गाड़ी हो या सेकेंड हैंड गाड़ी जिसको बोलते हैं लोग, तो आप गाड़ी खरीद रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो मोटर गाड़ी का जिसका मालिकाना हक है और जिसको हस्तांतरण कर रहे हैं, वहाँ पर जिसको आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब कि बेचने का काम कर रहे हैं, तो वो दोनों की दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पर अनिवार्यता होती है आपको ये हस्तांतरित करने का, निबंधन कराने का। तो जैसे क्रय विक्रय हम लोग करते हैं, आपका आवासीय पते पर बदलाव करते हैं, वाहन मालिक की मृत्यु होने पर पुराने वाहन के नंबर में नए वाहनों के लिए रखना, ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब चीज़ ध्यान देने के लिए है, क्योंकि इसी समय आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका मालिकाना हक है उसको दोस्तों यहाँ पर दिखाने का काम करना पड़ता है। कार चलाने का अधिकतम गति सीमा क्या है दोस्तों, तो ये आपका ऐसे ही में दिया तो नहीं है, लेकिन जो आपका अधिकतम जो है वो आपका पहले था 60 किलोमीटर, लेकिन अभी 70 किलोमीटर दोस्तों कर दिया गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। अलग अलग समय में दोस्तों अलग अलग क्या हो रहा है, बदलाव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो भी वाहन है, मोटर वाहन, उसमें दोस्तों बदलाव आ रहे हैं, उसमें जो निर्माण में उसके में बदलाव आ रहे हैं, तो उसी को देख करके दोस्तों ये ध्यान में रख करके काम किया गया है। बाकी यहाँ पर दिया है कि मोटरसाइकिल चलाने की अधिकतम सीमा कितना है दोस्तों, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इससे अधिकतम नहीं चला सकते, लेकिन तो चलाने वाले तो चलाते ही हैं। मोटरसाइकिल अलग हो गया, मोटर वाहन हो गया। मोटर वाहन मतलब कि वो जो कार की बात कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल जो बाइक होता है उसकी बात हो रही है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने का अधिकतम गति सीमा है, ट्रांसपोर्ट ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। जो ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो क्या करता है, वाहनों मतलब कि जो सामान होता है उसको स्थानांतरित करने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह दोस्तों, उसकी बात हो रही है। परिवहन गाड़ी के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि होती है दोस्तों, वो होता है 2 वर्ष। कितना होता है, 2 वर्ष के बाद आपको
रिन्यू कराना पड़ता है दोस्तों। मोटर बीमा प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मोटर बीमा जो प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, वो जारी करते हैं आपके जो बीमा कंपनी होते हैं उनके द्वारा दोस्तों। क्या होता है वो कभी कभी क्या होता है कि आपका ये जो गाड़ी का जो होता है इंश्योरेंस, वो भी अगर फेल हो जाता है दोस्तों तो उसके लिए भी दोस्तों आपको पेनल्टी भरना पड़ता है। ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं। परमिट किसके उपयोग हेतु आवश्यक होता है? तो परमिट दोस्तों आपका ऑटो रिक्शा, ये 6 सीटों वाली कार्यालय कार, मोटर साइकिल, तो ये सब के लिए परमिट की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। जो मोटर वाहन होते हैं उनके लिए दोस्तों परमिट की आवश्यकता पड़ती है। परमिट एक ऐसा प्राधिकार जो मोटर वाहन के स्वामी को उसका परिवहन यान अर्थात सार्वजनिक सेवा वाहन, माल वाहन, शिक्षण संस्थान, बस, प्राइवेट वाहन का उपयोग करने के लिए जारी किया जाता है। परमिट मतलब कि अनुमति, कोई चीज़ आप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों जो आपके पास मान लीजिए कि आप स्कूल बस चला रहे हैं या स्कूल मतलब बस है, आप उसके मालिक हैं, आप किसी से चलवा रहे हैं, तो उसके लिए उससे आपके पास परमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गाड़ी, जैसे आपके पास है, जैसे आप देखते हैं रोड पर बहुत सारे गाड़ी चलते हैं, सड़क पर बहुत सारी गाड़ी चलती है, तो बहुत सारी जो इसमें क्या करते हैं, कुछ पैसेंजर गाड़ी होते हैं, किन्हीं का अपना गाड़ी होता है, तो उसके लिए तो क्या होता है परमिट की आवश्यकता पड़ती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आगे आते हैं कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के अंतर्गत यह नहीं आता है। ट्रांसपोर्ट गाड़ी के अंतर्गत कौन नहीं आता? ट्रैक्टर दोस्तों, जिसको हम ट्रांसपोर्ट गाड़ी के अंतर्गत नहीं लाते हैं। बाकी आपका जो मैक्सी कैब है, एम्बुलेंस है, ये डंपर, इसको दोस्तों ट्रांसपोर्ट गाड़ी के अंतर्गत आता है, या ट्रैक्टर आपका ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। टूरिस्ट गाड़ी के चालक के पास डैश वर्ष के अनुभव सहित ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है दोस्तों। ये आपका है 2 वर्ष के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये सब, ये जो बिहार दरोगा में दोस्तों जो आता है ड्राइवर का भर्ती, उसके लिए आप इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन देख लीजिए। कभी कभी बिहार जो पुलिस का है उसका सिलेबस का कोई निश्चित नहीं है, कब कहाँ से देता है वो याद रखिएगा। टूरिस्ट गाड़ी के चालक की पोशाक गर्मी में किस रंग की होनी चाहिए? तो दोस्तों गर्मी में जाहिर सी बात सभी लोग सफ़ेद रंग पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग क्या करता है, जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित नहीं करता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। बाकी जो ब्लैक कलर होता है वो अवशोषित करता है। टूरिस्ट गाड़ी के चालक की पोशाक जाड़े में किस रंग की होनी चाहिए? तो जाड़े में दोस्तों या नीली या भूरी कोई भी हो सकता है, या काली भी चलती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता सीमा कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो होता है इंटरनेशनल लेवल का वो होता है दोस्तों 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष के बाद आपको रिन्यू फिर से कराना पड़ता है। वन टाइम मोटर गाड़ी टैक्स कितने वर्षों के लिए भरा जा सकता है? मतलब 1 वर्ष में आप एक बार में आप 15 वर्षों के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स दोस्तों भर सकते हैं। मोटर गाड़ी की किसे दे होता है? मोटर गाड़ी का जो टैक्स होता है वो किसको देना पड़ता है? तो जो राज्य सरकार, क्योंकि आप राज्य में चला रहे हैं तो ये राज्य सरकार को देना दोस्तों पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट किसे जारी होता है? मतलब जारी कौन करता है? तो भारत के नागरिकों को। किसको जारी होता है? तो भारत के नागरिकों को जो होते हैं, जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को, जिसका मतलब कि परमिट का सीमा कितना 1 साल होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के अंदर शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के अंदर कौन शामिल है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के अंदर आपका जो मालवाहक गाड़ी होते हैं, जो मतलब माल ढोने का काम करते हैं। तो माल ढोने का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों? तो ये जो आपका बस है दोस्तों वही काम कर रहे हैं। क्या है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का काम कर रहे हैं, जो आपको यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ओमनी बस में मोटर गाड़ी शामिल है जो वहन करती है, तो 6 से अधिक यात्रियों का जो वहन करती है दोस्तों। गुड्स कैरेज के अंतर्गत आता है। गुड्स में दोस्तों आपका ये ट्रक है दोस्तों, यही क्या करता है आपका गुड्स, मतलब कि आप मान लीजिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाना है तो उसको क्या करते हैं, आप ट्रक का ही इस्तेमाल करते हैं। अवैध यात्री गाड़ी इनवैलिड कैरेज का अर्थ क्या है? तो शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए विशिष्ट गाड़ी, मतलब कि वो क्या होता है दोस्तों, अवैध यात्री गाड़ी होता है। जो मतलब शारीरिक रूप से क्या अक्षम है, मतलब कि वो दोस्तों जो 2 तरह के लोग होते हैं। एक सक्षम होते हैं जो सभी तरह के वाहन का निर्वहन कर सकते हैं, जो सभी तरह के वाहन का निर्वहन है उनके लिए एक विशिष्ट गाड़ी होती है दोस्तों। भारी मोटर वाहन का अर्थ ऐसा वाहन जिसका खाली वजन हो। ये दोस्तों 12,000 किलोग्राम से अधिक, ये क्या है आपका बिना वजन का वो क्या होता है, ये खाली वाहन का अर्थ है। ये भारी मोटर वाहन का अर्थ है जिस पर बिना मतलब बोझ का, मतलब उस पर कोई सामान दोस्तों रखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके वेट कितना है 12,000 किलोमीटर है। उसका बता रहा है कि हल्का मोटर वाहन किसको कहते हैं? जिसका वेट दोस्तों, जिसमें बिना बोझ का, मतलब बिना उस पर सामान रखा हुआ दोस्तों, वो 7,500 किलोमीटर से अधिक ना हो दोस्तों, वो क्या होता है, हल्का की श्रेणी में आता है। आगे आते हैं, मध्यम वाहन की श्रेणी में किसको रखिएगा? तो मध्यम में दोस्तों जो इसके लिए जो नियमावली है 1988 का, इसके अंतर्गत कहा गया है कि मध्यम वाहन श्रेणी के अंतर्गत ओमनी बस, हल्का मोटर गाड़ी बस कोई नहीं आता। मतलब कि इसके लिए कोई नियमावली दोस्तों तैयार नहीं किया गया कि मध्यम मालवाहक किसको हम कहेंगे। मोटर कार में शामिल है। मोटर कार में कौन शामिल है? तो मोटर कार में दोस्तों आपका
1988 का अधिनियम, ये सब कोई शामिल नहीं है, याद रखिएगा। तो मोटर जो आपका अधिनियम है आपका 1988, उसके अंतर्गत 4 पहिए वाली गाड़ी, जीप, मार्शल कार आदि मोटर कार के अंतर्गत रखा गया है, जबकि ओमनी बस, मोटरसाइकिल, इनवैलिड कैरेज आदि मोटर कार के अंतर्गत दोस्तों नहीं आते हैं। मोटर कैब का अर्थ क्या है? तो मोटर कैब का अर्थ दोस्तों ये 6 यात्रियों से अधिक न हो। क्या हो? 6 यात्रियों से अधिक न हो। तो 6 यात्रियों से कम हो ही क्या कहलाता है दोस्तों? मोटर कैब आपका कहलाता है। 6 यात्री होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। रोड परमिट जारी किया जाता है। तो रोड परमिट दोस्तों जारी किया जाता है किसको? तो राज्य परिवहन प्राधिकारी जो है वो भी जारी कर सकते हैं, या क्षेत्रीय प्राधिकरण परिवहन प्राधिकारी है, मतलब अथॉरिटी जो है दोस्तों वो भी जारी कर सकता है। ये दोनों को अधिकार है आपको रोड परमिट जारी करने का। सार्वजनिक स्थान से अभिप्राय है, तो सार्वजनिक स्थान मतलब दोस्तों जहाँ पर ये गली हो सकते हैं, लेन हो सकते हैं, पड़ाव मतलब जहाँ पर ठहराव होता है, ये सभी दोस्तों इसको हम सार्वजनिक स्थान के रूप में हम देख सकते हैं। स्टेट कैरेज से अभिप्राय ऐसे गाड़ी जिनकी यात्रा क्या है, यात्री क्षमता है स्टेट कैरेज का। तो वो दोस्तों जहाँ पर क्या हो, स्टेट कैरेज जहाँ पर आपका 8 यात्रियों से अधिक जो होता है दोस्तों, इससे क्या कहेंगे हम लोग? स्टेट कैरेज दोस्तों, उसको श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो इस तरफ दोस्तों क्या करते हैं, आज हम लोग 479 तक कवर किए हैं। एक पार्ट और लाएंगे जहाँ पर दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मतलब कि बिहार पुलिस दरोगा का भर्ती देना चाहेंगे तो यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लीजिएगा ताकि आपको बिहार में भी जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसका कोई दोस्तों सिलेबस तो निश्चित नहीं है, लेकिन एक जब देख रहे हैं तो इसको दोस्तों कंप्लीट कर ही लीजिएगा ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, अगर लाइसेंस बनाना हो या कोई भी करना हो, कोई भी कार्य करना हो तो इस तरह से। नहीं तो स्टार्टिंग का जो बताएं आपको 15 से मतलब कि आधा घंटा का जो वीडियो बनाया वहाँ तक देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। बाकी ये जो बिहार पुलिस जो ड्राइवर की भर्ती में जाना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों क्या है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब की जानकारी उनको होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनके एग्जाम में दोस्तों यही सब आपका पूछा जाता है। बाकी आपका ये भी होता है, जीएस का ही पोर्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये भी सभी देखने के लिए मिलता है। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, और जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी दोस्तों रेगुलर एक आप देते रहिएगा, प्रैक्टिस आपका होता रहेगा। उसमें कोशिश कीजिएगा कि स्कोर हम हर टेस्ट में 60+ करें। 60+ कीजिएगा दोस्तों तो आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या होगा बेहतर, मतलब कि आप सेफ जोन में रहिएगा। कोशिश कीजिएगा, आप देखिएगा कि सेट प्रैक्टिस करने के बाद किस में दोस्तों आपकी कमी आ रही है, और उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ से हम आपको उसका समाधान दोस्तों बता सकते हैं कैसे क्या करना है। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिए, और इस बार दोस्तों अच्छे से पास हो करके दोस्तों सिलेक्शन ले लीजिए। बाकी तो मेरी यही उम्मीद है आपसे, आशा रहेगी कि आप अच्छे तैयारी करके रिजल्ट आएँ और अंतिम परिणाम में दोस्तों क्या हो, आप शामिल हो जाएँ दोस्तों। बाकी धन्यवाद दोस्तों।